हेलो दोस्तों, अगस्त का महीना आ गया है और जो जुलाई का महीने में म्यूचुअल फंड ने क्या किया है वो अपने फैक्ट शीट लेके आते हैं। तो दोस्तों आज हम एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में चर्चा करेंगे कि जुलाई के महीने में उन्होंने क्या किया है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये सब चीजें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। दोस्तों चार चीजों पर फोकस रहेगा। एक होगा फंड और उसकी एनएवी के बारे में, ये हम आपको बताएंगे। परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सिर्फ जुलाई का ही परफॉर्मेंस नहीं, पिछले शॉर्ट टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का दोनों परफॉर्मेंस हम आपको बताएंगे। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम स्टॉक्स तक ज्यादा सीमित रहेंगे, बॉन्ड वाले पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे दोस्तों। और वर्डिक्ट बताएंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले फंड फरवरी 1 1994 से है, फिर 2018 में दो फंड का इसमें यहाँ मर्जिंग हुई थी। 17.11% का डे वन से जो इंसेप्शन है तब से रिटर्न है। लेकिन अब ये रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको अब पिछले 5-10 साल का रिटर्न देखना है दोस्तों। दोस्तों एयूएम ये जो मैनेज करता है 36,102 करोड़ का है, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। जी हाँ, 25 लाख करोड़ की पूरी इंडस्ट्री है, उसमें 36,000 करोड़ का एयूएम है दोस्तों। तो समझ लीजिए इंडस्ट्री का एक से ज्यादा परसेंट तो जो पैसा है इसी फंड में लगा हुआ है। तो लोगों का इतना भरोसा है दोस्तों। 1.62% एक्सपेंस रेशियो है, यानी जो खर्चा है। देखिए अगर आपने ग्रोथ फंड में किसी भी समझ लीजिए आपने जो बिना डिविडेंड वाले प्लान में अगर इन्वेस्ट किया है तो 178.61 का लेटेस्ट आपको जुलाई आपको अगस्त 7 का अगर आपको एनएवी है तो वो मिलेगा। और 21.56 अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन में ऑप्ट किया है तो उसका एनएवी है 21.56। दोस्तों परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन अगर आप सीरियस इन्वेस्टर है तो आपके लिए तो जरूर ये वैल्यूएबल होने वाला है दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले है वाईटीडी। वाईटीडी मतलब ये जनवरी 1 से लेकर जुलाई 30 तक क्या परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों ये देखिए फंड का परफॉर्मेंस है -11.42। ये वैल्यू रिसर्च का डेटा है। ये उनका जो बैलेंस टीआरआई है वो है -5.13। लेकिन हम अगर किसी चीज से कंपेयर करेंगे तो वो ये है हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन, वो है 0.69। यानी कि अगर ये जो डायनामिक एसेट एलोकेशन में ही पैसा आपने डाल दिया होता तो 0.69% रिटर्न मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एकदम रेड कलर कर देना चाहिए, फंड ने बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म यहाँ पर किया है दोस्तों। अब एक दिन एक सप्ताह की बात नहीं करते हैं, हम 3 महीने में चलते हैं कि क्या हुआ है। क्योंकि 3 महीना मतलब आप समझ लीजिए आपका मई जून जुलाई ये 3 महीना हो गया। तो फंड का परफॉर्मेंस है 14.72% और वहीं पर हाइब्रिड है 13.10। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम कहें तो ग्रीन कलर बनता है कि 3 महीने में फंड ने धीरे धीरे परफॉर्मेंस चालू किया है। बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं, थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं कि पिछले 3 महीने में यानी मई जून जुलाई में परफॉर्मेंस किया है। अब 6 महीने में 6 महीने का परफॉर्मेंस आपका वाईटीडी जैसा ही रहेगा दोस्तों। ये देखिए -10.97 है और ये है -1.32, वैसा ही रहेगा आपको। एक साल की बात करते हैं, ये देखिए -4.69 है फंड का परफॉर्मेंस और वहीं पर है हाइब्रिड का है 7.15, यानी कि ये भी बिल्कुल रेड कलर में जाता है। फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म चलते हैं, चलिए 5 साल पहले यानी कि 2020 अभी चल रहा है जुलाई एंड, यानी 2015 जुलाई एंड से 2020 का जुलाई एंड। तो टोटल फंड का रिटर्न है 4.19% और वही हाइब्रिड का है 5.63%। तो यहाँ पर फंड ने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया। इसीलिए दोस्तों आजकल बहुत मर्मरिंग चल रही है कि क्यों ना ईटीएफ में या पैसिव इन्वेस्टिंग में पैसा चला जाए, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टमेंट में वो अल्फा बन ही नहीं पा रहा है, अल्फा बनना मुश्किल हो गया है। 10 साल में देखिए 8.90 है और यहाँ पर है 8.30। तो 10 साल में 0.6% ज्यादा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में तो इसने रिटर्न दिया है, लेकिन कभी भी आप एक्टिव फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम से कम 4-5% का अल्फा एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो उतना अल्फा नहीं हुआ है और इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है पिछले 1-2 साल में परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। और क्या रीजन हो सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं जब हम इनके स्टॉक्स को देखेंगे दोस्तों।
दोस्तों चूंकि ये हाइब्रिड फंड है, यहाँ पर एसेट एलोकेशन सिर्फ इक्विटी का नहीं है। इक्विटी है 82.48%, यानी ये जो 36,000 करोड़ का जो पूरा इनका फंड है उसमें 82% इक्विटी है। जो डेट है यानी जो बॉन्ड्स है, डबल ए ट्रिपल ए जो भी बॉन्ड्स है 13.29% है, और बाकी का कैश का पैसा है इनके पास। अब होल्डिंग कितनी है? टोटल 67 इक्विटी, मतलब 67 स्टॉक्स लेके रखे हैं प्रशांत जैन साहब ने एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। डेट में उन्होंने 33 यानी 33 होल्डिंग्स रखी हुई है, और बाकी 6 होल्डिंग्स है वो उन्होंने वो लिक्विड की है। एफडीज वो सब होल्डिंग हो सकती है दोस्तों, तो वो होल्डिंग उस हिसाब से। तो फंड का आप कॉम्पोजिशन भी आप देखें तो बहुत हद तक ये इक्विटी की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले बताया, अब हम स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। दोस्तों हर महीने मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक्स भी बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 7.65% एसेट है पूरे पोर्टफोलियो का, यानी कि ये जो 36,000 करोड़ है उसका 82% ले लीजिए। अब उस 82% में भी 7% जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टोटल उन्होंने खरीद के रखा है, जो कि बहुत बड़ी खरीदारी है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, नेक्स्ट है इंफोसिस, फिर है लार्सन एंड टूब्रो, फिर है पावर ग्रिड, ये है पीएसयू कंपनी, फिर है आईटीसी, फिर है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर, फिर है कोल इंडिया, फिर है पावर फाइनेंस, फिर है बीपीसीएल। अब दोस्तों आपको प्रश्न तो जरूर होंगे कि ये क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। तो दोस्तों रीजन बहुत ही जो सिंपल जो नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, पावर ग्रिड एक, फिर एनटीपीसी दो, फिर है कोल इंडिया तीन, फिर पावर फाइनेंस चार, फिर बीपीसीएल पांच, और यहाँ पर मैं ऊपर में यहाँ पर स्टेट बैंक को भी ले लूं छह। ये जो छह कंपनियां हैं आउट ऑफ 10, ये सब पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। प्रशांत जैन साहब, अगर हम ऐसा कहें तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन या फिर वैल्यू इन्वेस्टर है वो इन सब स्टॉक्स में वैल्यू देख रहे हैं, सस्ते उनको मिल रहे हैं, डिविडेंड यील्ड इसकी ज्यादा है, मोनोपोली जैसा बिजनेस है। देखिए एनटीपीसी पूरा मोनोपोली है, कोल इंडिया ऑलमोस्ट मोनोपोली है दोस्तों, दूसरी कोई कंपनी ही नहीं है दोस्तों। तो और भारत पेट्रोलियम में डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आंख बंद करके आप भले ही 3% भी अगर वो इंटरेस्ट देता हो तो भी आप आंख बंद करके वहां पर पैसा लगा देंगे। तो इन सब कंपनियों में लोगों का भरोसा है, मोनोपोली है लगभग, लेकिन स्टॉक मार्केट ने इनको भाव नहीं दिया है। तो इसीलिए वैल्यू बेट वो खेल रहे हैं। अब ये वैल्यू जिस दिन सही होगी तो ये स्टॉक जरूर भागने चाहिए। अब दोस्तों अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये पूछेंगे कि कब भागेंगे कब भागेंगे। कोई नहीं जानता, या तो मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ उत्तर आएगा, या तो मैं भगवान हूं, तो ये किसी को नहीं पता है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये वैल्यू बेट है, बहुत बड़े फंड मैनेजर ने इस पर भरोसा रखा है, और फंड हाउस की इतनी बड़ी रिसर्च टीम ने इस पर भरोसा रखा है, तो हमको भी थोड़ा उसको मानना चाहिए कि ये एक वैल्यू बेट्स है आज की तारीख में। भले ही रिजल्ट नहीं है, लेकिन वैल्यू बेट है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा, पोर्टफोलियो चेंज में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चेंज है। उन्होंने यस बैंक को खरीदा है, यानी यस बैंक को लगभग 96 करोड़ रुपए का यस बैंक खरीदा है। अब दोस्तों 36,000 करोड़ में अगर मैं 100 करोड़ भी पकड़ू तो भी आपका ये 0.25 0.26% ही होता है दोस्तों। तो पूरे पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं है। और दोस्तों यस बैंक भी उन्होंने जो भी खरीदा होगा अभी तो 15-20 उस रेंज में ही खरीदा होगा दोस्तों। तो ये क्या है, उनकी कॉन्ट्रा बेट है? क्या वो सही में यस बैंक में भविष्य देखते हैं? क्या ये बेट गलत भी हो सकती है, कोई नहीं जानता है, लेकिन ये खरीदा है उन्होंने बिल्कुल जुलाई के महीने में। ये आपको इन्फॉर्म करना जरूरी था, ये हमने आपको इन्फॉर्म किया। उनको ऐसा बेट लग रहा हो कि हाँ अब जो एसबीआई का मैनेजमेंट के अंदर में यस बैंक अच्छी करेगी, तो 100 करोड़ लिया है। तो दोस्तों अब इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आप भी कल से, चूंकि प्रशांत जैन साहब ने या फिर एचडीएफसी बैलेंस ने लिया है, तो आप भी कल यस बैंक खरीद ले। तो दोस्तों क्योंकि उनके पूरे पोर्टफोलियो का 0.26% है। अगर आपके पास टोटल समझ लीजिए 1 लाख रुपए है, उसमें से आप 20,000 डाल देंगे तो आपके पोर्टफोलियो का 20% हो जाएगा। तो दोस्तों वही है, पोर्टफोलियो को भी समझिए, एसेट एलोकेशन को भी समझिए। दूसरी कंपनी है मुथूट फाइनेंस, उसके 57 लाख जो 57 करोड़ के जो है उन्होंने स्टॉक खरीदे हैं, 0.16 का पोर्टफोलियो वेट है। अब दोस्तों
ये है सिर्फ बाई और सेल। बाई और सेल मतलब थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी या लॉस अपना निकाला होगा, इसीलिए। देखिए इन्फोसिस है, एनटीपीसी है, अंबुजा सीमेंट, लुपिन, एनएचपीसी, मिस्र धातु, गोल्डन गार्डन रिच जो शिप बिल्डर है, यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी खरीदारी की है, अपना जो स्टेक था बढ़ाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नई खरीदारी, ये सब पहले से ही है उनके पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा जुलाई महीने में इन सब में स्टेक धीरे धीरे करके बढ़ाया है, उनको ये सब पॉजिटिव लग रहे थे दोस्तों। अब थोड़ा सा हाँ बेचा है। भारत पेट्रोलियम, औरोबिंदो फार्मा ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है ये। जिंदल स्टील एंड पावर, फिर एसबीआई लाइफ, ये इनफैक्ट सरप्राइजिंगली उन्होंने जून के महीने में ही लिया था, फिर जुलाई में थोड़ा सा ट्रिम किया है, बेचा नहीं है दोस्तों। और फिर है भारती इंफ्राटेल, ये तो खैर बहुत ही ज्यादा बेच दिया है, 0.221% तक ही है। तो ये है स्टेक डिक्रीज। तो दोस्तों इससे आप कुछ उत्तेजित नहीं होइएगा या फिर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ खरीदारी बिकवाली की है दोस्तों। तो उस हिसाब से हाँ स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए सब स्टॉक्स है कि आप स्टडी कीजिए कि आपको इनमें से कोई अच्छा लगता है या नहीं। लास्ट में वर्डिक्ट। वर्डिक्ट दोस्तों एक ही है कि अंडर परफॉर्मिंग है। देखिए परफॉर्मेंस नहीं है तो कोई मतलब अगर विराट कोहली भी परफॉर्मेंस ना दे तो प्रश्न तो उठेंगे ही। बात वैसा ही है, अंडर परफॉर्मिंग है, हमने आपको दिखाया, डेटा आपके सामने थे, तो परफॉर्म तो अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा है। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, फंड हाउस भी बहुत ही रिसर्च वाला है और रिस्पेक्टेड फंड हाउस है, तो वो एक एडवांटेज है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि कब तक इन्वेस्टर भी अपना भरोसा रखे, क्योंकि 1 डेढ़ साल से तो इन्वेस्टर को का भी एक सब्र होता है दोस्तों। तो इन्वेस्टर भी कब तक भरोसा रखते हैं वो भी जरूरी है, फंड को परफॉर्म अब करना चाहिए दोस्तों। और फंड का परफॉर्मेंस करने के लिए जरूरी है जो पीएसयूज है उनका परफॉर्म करना। तो दोस्तों जब पीएसयूज परफॉर्म करेंगे आप देखेंगे एचडीएफसी के जो बैलेंस एडवांटेज हो या दूसरे भी जो फंड से प्रशांत जैन साहब के वो भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। फिलहाल वो ऐसा कुछ मार्केट्स में तो दिख नहीं रहा है, मार्केट में तो सिर्फ वही 2 4 स्टॉक ही है, रिलायंस है, वही सब स्टॉक ही चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन हाँ अब आपके लिए क्या लेसन है, ये सब तो चलिए स्टॉक म्यूचुअल फंड स्टॉक की बात है, आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, आपको एसेट एलोकेशन करना है। वही मैं बता रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए है तो फिर 20,000 रुपए किसी एक फंड में एक स्टॉक में नहीं डाल देना है, आपको भी एसेट एलोकेशन करना है। थोड़ा सा ही हिस्सा किसी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में डालना है, ताकि कल की तारीख में कुछ खराब न्यूज भी हो जाता है तो आपको कोई बहुत बड़ा फर्क ना पड़े। इसीलिए किसी भी एडवाइजर की आप हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। उद्देश्य यही था, क्या किया है फंड मैनेजर साहब ने जुलाई के महीने में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।